हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मॉडल्स पे जाने से पहले थोड़ा सा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की समरी ले लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज यू नो मैंने पिछले वीडियो में डाल रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन। तो उसमें हमने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी पे नज़र कैसे गई, डिस्कवरी हुई कैसे। रॉबर्ट हुक ने सेल को ढूंढा, फिर सेल थ्योरी दी उन्होंने, और उसमें उस समय प्लांट्स पे ही सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, तो सेल मेम्ब्रेन का कोई कंसेप्ट आ नहीं पाया था। तो धीरे धीरे फिर और भी थ्योरीज आई और ऐसा कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली सभी लिविंग थिंग्स में सेल को कवर करने वाली एक बाउंड्री है, एक मेम्ब्रेन है जो सेल के कंटेंट को सुरक्षित रखती है, उसको अंदर मेंटेन रखती है और उसको बाहर के सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से उसका कम्युनिकेशन बना के रखती है। दैट मीन्स कि फिजियोलॉजिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कोई सेल अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और उनका अकॉर्डेंस किस तरह से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं, इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है जिसके अंदर सेल के सारे कंटेंट सुरक्षित रहते हैं, और उसी के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल अपनी सारी एक्टिविटीज़ करती है और बाहर के सेल के कंटेंट से अपने आप को कम्युनिकेट करती है, अपना सामंजस्य बनाए रखती है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ मॉडल्स आए, कुछ मॉडल्स लोगों ने दिए। थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल मॉडल ये आपका एक स्ट्रक्चर आया डैनियल डेविसन का मॉडल। इसके पहले गॉटर और गैंडल ने एक मॉडल दिया था। गॉटर गैंडल ने 1920s के अराउंड एक मॉडल दिया था। तो उनका जो कंसेप्ट था वो लिपिड बाइलेयर का था। लिपिड का मतलब जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनको लिपिड का कंसेप्ट कुछ समझ में आया कि लिपिड है। लेकिन अगेन फिर उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें कि सरफेस टेंशन को लिया गया। तो सरफेस टेंशन जो लेयर का सरफेस टेंशन आया वो कम आया जितना कि आना चाहिए था। तो ओनली लिपिड, जिसे ये कंफर्मेशन हुआ कि ओनली लिपिड नहीं है, उसके लेयर में और भी कोई चीज़ है। तो वो कंसेप्ट आकर के फिर डैनियल डेविसन ने ये 1935 में दिया। तो ये थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेबल मॉडल है जिसको कि सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में आप देखो तो ये स्ट्रक्चर है, और डैनियल और डेविसन मॉडल 1935 में जेम्स डैनियल एंड ह्यूग डेविसन ने प्रपोज्ड किया दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ डबल लेयर ऑफ phospholipid molecules with a single continuous layer of protein molecules on either surface। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देखो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से ये फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर दिख रही हैं, है ना। ये हेड पोर्शन है और ये टेल पोर्शन है। ये फॉस्फोलिपिड की लेयर्स हैं जो कि दोनों साइड से, इधर साइड से ये घिरी हुई हैं प्रोटीन लेयर से। ठीक है, ये प्रोटीन लेयर्स हैं, और इस तरह से एक ये सैंडविच जैसी स्ट्रक्चर बना ले रही है। सैंडविच मॉडल इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, दो प्रोटीन की मोनोलेयर्स और बीच में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स। ऐसा अरेंजमेंट डैनियल डेविसन ने 1935 में बताया। In other words, two protein monolayers sandwich the phospholipid bilayer. This view is referred to as the lamellar theory or sandwich model of cell membrane. This phospholipid and protein layers are held together by electrostatic forces. Phospholipid और प्रोटीन इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, जो कि एक मजबूत फोर्स होती है, जो कि आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रही है,
और एंड द टू फॉस्फोलिपिड लेयर्स आर केप्ट एडहेयर्ड बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। और ये जो आपस में जो इनके बीच में जो इनके बीच में जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स काम कर रहा है। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होती हैं वो थोड़ी वीक फोर्सेस होती हैं, तो इनके बीच में ये फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो इस मॉडल का नाम इन्होंने डैनियल डेविसन ने 1935 में ढूंढा और इसका नाम इन्होंने क्या दिया, सैंडविच मॉडल दिया। ठीक है, अच्छा है, मॉडल सही है, बट ये इस मॉडल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो वो ये निकल के आया कि ये मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी को नहीं बता पा रहे थे और इन्होंने क्या बता दिया था कि ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह से स्टेबल तरीके से ऐसे और यूनिफॉर्म तरीके से, है ना, ऐसे आपको फॉस्फोलिपिड इस तरह चलेंगे और इस तरह से प्रोटीन मोनोलेयर फॉर्म में ऐसे अरेंज होंगे। एक स्टेबल स्ट्रक्चर इन्होंने बता दिया। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रोटीन इससे अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी है वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो इनका ड्रॉबैक ये है कि दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन certain physiological phenomena such as passage of water and water soluble materials through phospholipid core। यहाँ पे एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन कर दूँ आपको अभी, जैसे आपको आगे चल के ये वैसे तो आपको आगे के मॉडल में ये क्लियरली बताया जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि ये जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है ना, यहाँ पर ये इसका हेड पोर्शन होता है और ये इसका टेल पोर्शन होता है। ठीक है, और हमेशा फॉस्फोलिपिड आप जब भी कभी वाटर में भी फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स डाल दोगे तो वो इसी तरह से अपना अरेंजमेंट बना लेती हैं। दैट मीन्स ये जो हेड वाला पोर्शन है ये इनका होता है हाइड्रोफिलिक। ये देखो आप, ये इनका हाइड्रोफिलिक एरिया होता है ये, तो ये वाटर से इनका कनेक्शन अच्छा रहता है। ठीक है, हाँ, वाटर से इनका लगाव अच्छा रहता है। और ये जो टेल वाला पोर्शन होता है ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, तो वाटर से ये दूरी बना के रखते हैं। दैट मीन्स जो ये वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन क्या होगा कि वाटर से ये दूरी बना के रखते हैं और ये पोर्शन हाइड्रोफिलिक है। तो वाटर जो पासेज, ठीक है, वाटर अगर यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से निकल कैसे जाएगा वाटर, यहाँ से एंटर करके यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। तो ये फॉस्फोलिपिड कोर में प्रॉब्लम आएगी, पासेज ऑफ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स थ्रू फॉस्फोलिपिड कोर। The active transport of materials through the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन में कुछ चीज़ें आसानी से डिफ्यूज़न के थ्रू तो आ जाती हैं। ठीक है, अभी आप फंक्शन में सेल मेम्ब्रेन जब आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़ कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो कुछ चीज़ें आसानी से आ जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें आसानी से, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स, कुछ आयंस जो आसानी से अंदर नहीं आ सकते हैं, उनके लिए सेल मेम्ब्रेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे आ रहा है, कैसे काम करेगा, यहाँ पर क्या अरेंजमेंट है, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये नहीं बताया जा सकता। तो passage of water and water soluble materials through phospholipid core और the active transport of materials through the cell membrane, ये नहीं बता सकते। This model assume the cell membrane to be a stable structure with little functional specificity and variability। जहाँ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेसिफिक फंक्शन करता है, वहाँ पर ये उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को नहीं बता पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं। तो इस तरह से ये इनके ड्रॉबैक्स रहे इस मॉडल के और ये मॉडल इस वजह से फेल कर गया। देन फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया और 1950s के अराउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद रॉबर्टसन मॉडल आया। रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया उसका नाम उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। और डेविड रॉबर्टसन एग्जामिन्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड कार्पसेल्स। रॉबर्टसन सपोर्टेड डैनियल डेविसन मॉडल, lamellar model of cell membrane. He however held that protein molecules had extended rather than globular conformation। ठीक है, ये काफ़ी हद तक रॉबर्टसन जो है वो डैनियल डेविसन मॉडल इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स जो इन्होंने देखा, तो इन्होंने देखा कि डैनियल डेविसन का मॉडल काफ़ी हद तक इनके सपोर्ट में, इन्होंने उसको सपोर्ट करा कि इनका मॉडल उनके मॉडल को के ही जैसा है। ठीक
ठीक है, बस इसका नाम इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। और जो चीज़ें इनको और देखने में आई, जो जानने में आई, तो इन्होंने स्टेन भी करा। स्टेन करने से इनको डार्क लाइट डार्क की जो प्रोटीन की लिपिड बाइलेयर है वो लाइट स्टेन में आई, और प्रोटीन की मोनोलेयर वो डार्क स्टेन में आई। तो रॉबर्टसन नोटेड ट्राइलेमिनर और 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर ऑल मेम्ब्रेन्स ही स्टडीड एंड प्रपोज्ड द unit membrane model in 1959. This hypothesis holds that a membrane consisting of a phospholipid bilayer sandwiched between two protein monolayers is a unit membrane. सिर्फ इन्होंने unit membrane का एक नाम दिया और ये सपोर्ट में डैनियल डेविसन मॉडल के ही जैसा है। The unit membrane of Robertson is about 75 angstrom thick. Its middle phospholipid bilayer is, ये अगर पोर्शन आप लेते हो तो ये 35 एंगस्ट्रॉम थिक है, एंड इट्स पेरिफेरल प्रोटीन लेयर्स आर अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम थिक ईच। ठीक है, ये आपका 20 एंगस्ट्रॉम हो गया और ये पोर्शन भी आपका 20 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल पूरे मॉडल का, पूरे यूनिट मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रॉम की है। और कोई बहुत बेसिक डिफरेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इनका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में सिर्फ इन्होंने ये बताया कि जैसा कि डैनियल डेविसन ने बताया था कि उन्होंने ग्लोबुलर प्रोटीन का यूज़ किया था, क्योंकि उनको जो दिखाई दिया था कि वो ग्लोबुलर प्रोटीन फॉर्म में रहते हैं ईच मोनोलेयर। इन्होंने ये बताया, रॉबर्टसन ने बताया कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म में रहते हैं, नॉट एज सच अ ग्लोबुलर फॉर्म, बल्कि एक्सटेंडेड फॉर्म में इनको दिखाई दिए, और सारी चीज़ें सेम थी। बट अगेन स्ट्रक्चर यहाँ भी सॉलिड है और स्टेबल स्ट्रक्चर इन्होंने भी शो किया। तो इनके और डैनियल डेविसन के और रॉबर्टसन के ड्रॉबैक वो सेम आए, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोटीन के अरेंजमेंट में और फॉस्फोलिपिड के दोनों के अरेंजमेंट वो बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर जैसे अरेंजमेंट हैं, यूनिफॉर्म टाइप के स्ट्रक्चर हैं। तो इस वजह से अगेन वही प्रॉब्लम कि वाटर और वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स और फॉस्फोलिपिड से वो कैसे एंटर करेगा, प्लस एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीज़ें, और मेम्ब्रेन की स्पेशल फंक्शनैलिटी, जो उसकी स्पेशल क्वालिटी है, जो उसकी स्पेसिफिसिटी है, उसके अंदर जो इतने सारे फंक्शंस होते हैं, वाटर का आना और बड़े मॉलिक्यूल्स का अंदर आना, आयंस का आना, इन सारी चीज़ों को ये मॉडल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए इसके बाद फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया, जिसको कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।